फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ बात करने आया हूँ आपके टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आप टेस्ट सीरीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, या मतलब आपको प्रॉब्लम हो रही है कि टेस्ट सीरीज़ दे या नहीं दे, या आपके लो मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्या करें, और क्या आपको टेस्ट सीरीज़ से एक्चुअली में लेना चाहिए, इसका आइडिया भी अभी आपको नहीं है। तो आज मैं इन सभी के रिगार्डिंग आपसे बात करूँगा, और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है टेस्ट सीरीज़ को लेकर वो आपसे शेयर करूँगा, ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिले कि कैसे आपको इन सब चीज़ों को लेके चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कि मैं कभी भी टेस्ट सीरीज़ में टॉपर नहीं रहा। मतलब ये मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज़ में मेरे जो रैंक थी वो कभी 7 रही, कभी 10 रही, कभी 33 रही, कभी 47 रही, कभी 52 रही। तो मतलब मेरी रैंक भी चेंज होती रही, और कभी बढ़ती कभी घटती। तो मतलब पर मैंने कभी टॉप तो नहीं किया, मैं टॉप 5 में भी नहीं आया टेस्ट सीरीज़ में। तो मैंने जो उससे सीखा वो यही कि रेगुलर होना ज़रूरी है, अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना ज़रूरी है, और रेदर देन आपको मार्क्स लाना ज़रूरी है। सेकंड, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूं, थोड़ा सा अजीब लगेगा, कड़वा लगेगा, पर ये भी सच्चाई है। जो बच्चे टॉपर थे मेरे टाइम पे टेस्ट सीरीज़ में, उनमें से भी कई बच्चों का जीआरएफ नहीं हो पाया। अब देखो, ये चीज़ सही नहीं है, या मैं खुश होकर नहीं बता रहा, पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब टेस्ट सीरीज डिसाइड नहीं करती है कि आपके रैंक आएगी कि नहीं आएगी। अब इसको आप दोनों तरीके से बात को ले सकते हैं। एक तो ये कि अगर आप टॉप कर रहे हैं तो आपको यानी इस चीज़ को याद रखना है कि आपको ये कंसिस्टेंसी पेपर के दिन भी बनाए रखनी है, और इतना ही कॉन्फिडेंस आपका पेपर के दिन भी होना चाहिए, तभी आपका मार्क्स आएंगे और आपका जीआरएफ निकलेगा। और साथ में अगर आपके पीछे मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये चीज़ याद रख लीजिए, अगर आप टेस्ट वाले दिन या जिस दिन आपका मेन एग्ज़ाम है वो उस दिन अच्छा कर लेते हैं तो आप फिर भी जीआरएफ निकाल सकते हैं। तो इससे आप ये सीख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो टॉप करेगा वो जीआरएफ में भी टॉप करेगा या जीआरएफ लाएगा। आप अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं या सीख लेते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हैं लास्ट डे तक भी, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है। थर्ड पॉइंट, देखिए मैं आपको ये बोलूँ, टेस्ट सीरीज़ कभी भी मार्क्स लाने के लिए नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और ये मैंने अपनी ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज़ में सीखा है। हाँ, आपकी तरह मेरे को भी एंजाइटी आती थी कि कम मार्क्स आ गए, पर हाँ मैं ये ज़रूर सीखता था कि हाँ लास्ट टाइम से जो मेरे मार्क्स हैं उससे मेरे इंक्रीज़ होने चाहिए। मतलब मेरे को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता था और अपने के लिए अच्छा करना होता था, रेदर देन मतलब मुझे मार्क्स लाने होते थे कि मेरे 100 आए तो मतलब मुझे 150 लाने, टॉपर को पिछाड़ना है, किसी के 150 आ रहे हैं तो मुझे 160 लाने। ऐसा कुछ भी नहीं करता था, मैं बस अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करता था। अब फोर्थ, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कैसे करना है? अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज आपको मार्क्स से नहीं करना है, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज आपको उस चीज़ से करना है जितना आपने पढ़ा है। मतलब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई टेस्ट आसान होता है, कोई टेस्ट हार्ड होता है। ऐसे मत सोचिए आप कि आपके पहले टेस्ट में अगर 120 आए तो दूसरे टेस्ट में 140 आने चाहिए। मतलब आप खुद से भी अगर एनालाइज करें तो बढ़ते क्रम में एनालाइज ना करें, आप ऐसे एनालाइज करें कि आपने पहले टेस्ट में जो गलतियाँ की थी, मतलब आप किसी वर्ड्स को पढ़ नहीं पाए थे, या आपने रॉन्ग टिक कर दिया था, या आपने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया था, तो वो सेम मिस्टेक आप नेक्स्ट टेस्ट में ना करें। या आपको टाइमिंग इशू आ गया था कि मतलब आप कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए थे, तो ऐसा मिस्टेक आप नेक्स्ट टेस्ट में ना करें। आपको ऐसे एनालाइज करना है, ऐसे नहीं कि आपके 110 नंबर आए तो अगले टेस्ट में 120 आने चाहिए। क्योंकि देखिए, एक आपके 120 आएंगे या 100 आएंगे या 150 आएंगे, ये डिपेंड करता है टेस्ट में भी, क्योंकि टेस्ट भी हर तरीके के होते हैं। कोई टेस्ट हार्ड होता है, कोई टेस्ट ईजी होता है, कोई मिड रेंज का होता है। जैसे पेपर आते हैं, ऐसा आपने देखा होगा, पेपर्स में भी तो ऐसा होता है, कट ऑफ कभी 100 ही जाती है, कभी 110 जाती है, कभी आपकी 95 में ही रुक जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि टेस्ट आया कैसे है। तो मतलब आपको टेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर में नहीं देखना है, आपको टेस्ट देखना है कि आपकी गलतियाँ तो नहीं बढ़ रही हैं, गलतियाँ कम से कम होनी चाहिए। जो गलती आप पहले टेस्ट में कर रहे हैं वो दोबारा में रिपीट ना करें, और अगर रिपीट करें तो तीसरे में रिपीट ना करें, और तीसरे में भी अगर थोड़ा बहुत हो जाए तो चौथे में रिपीट ना करें, और एग्ज़ाम तक तो कम से कम आप परफेक्ट हो जाएँ। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। एक पॉइंट है, आप सुधारेंगे कैसे इस चीज़ को? तो देखिए, कैसे मैं सुधारता था, मैं तो ऐसे ही सुधारता था कि मैं पहले टेस्ट देता था पूरा, जितने मार्क्स आए, फिर उस टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन कॉपी में लिखता था, और किस क्वेश्चन को मैंने लीव किया, किस में मैंने रॉन्ग किया, कहाँ पे कॉन्सेप्ट मिस्टेक हुई, उन क्वेश्चनों के बारे में वहीं पे लिख देता था थोड़ा सा,
ताकि जब उनके आंसर्स में दोबारा रिवाइज करता था या पढ़ता था तो मेरे को ये याद रहता था कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने लीव कर दिया था, यानी ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता है, और कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने गलत कर दिया था तो उस कॉन्सेप्ट का मुझे पता लग जाता है, कौन सी चीज़ मैंने रॉन्ग कर दी थी उसका मुझे पता लग जाता है, और क्या मुझसे सिली मिस्टेक होगी उसका भी मुझे पता लग जाता है। और उसके बाद जब भी मैं नेक्स्ट टेस्ट देता था तो पहले वाले क्वेश्चंस के सारी गलतियों को देख के ही देता था, मतलब मैं अपनी गलतियों को पहले ही देख लेता था ताकि मैं कोशिश करता था सेकंड टेस्ट में मतलब मैं वो गलतियाँ रिपीट ना करूँ। ऐसे ही जब मैं सेकंड टेस्ट देता था यही सेम फॉर्मेट करता था, सब कुछ लिखता था। जब आप थर्ड टेस्ट देता था तो पहले टेस्ट की भी गलतियाँ और सेकंड टेस्ट की भी गलतियाँ देख के जाता था, फिर तीसरा टेस्ट देता था, फिर जब तीसरा देता था तब फोर्थ टेस्ट में पहले टेस्ट की गलतियाँ, सेकंड टेस्ट की गलतियाँ, थर्ड टेस्ट की गलतियाँ देख के जाता था और उनसे सीख के भी जाता था, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट भी सीखता था, क्योंकि सबके आंसर लिखता था तो उन्हें याद भी करता था कॉन्सेप्ट्स को जो याद करने वाले होते थे। तो फिर कोशिश करता था कि फोर्थ में वो गलतियाँ ना हो। पर देखिए इससे ऐसा तो नहीं होता था कि मैं बिल्कुल परफेक्ट बन जाता था या मेरी रैंक बिल्कुल सुधर जाती थी, पर हाँ इससे ये ज़रूर हो जाता था कि एग्ज़ाम के लिए मैं काफ़ी अच्छा हो जाता था और एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मुझे बहुत सारी चीज़ें जो आ जाती थी और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता था कि हाँ जो चीज़ें मुझे नहीं आती है वो मुझे आती हैं। तो इसी चीज़ को आपको सेम लेके चलना है, मतलब आपको टेस्ट सीरीज़ मार्क्स लेने के लिए नहीं करने, टेस्ट सीरीज आपको सीखने के लिए कुछ करना है। क्योंकि देखिए अगर आप सीख नहीं पाए ना तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने कुछ स्टूडेंट्स की आपको कहानी बताई, भले ही उनके साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ, बुरा हुआ, पर उनके साथ यही हुआ कि वो कुछ सीख नहीं पाए और वो कॉन्फिडेंस में आ गए या थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने कभी फेलियर ही नहीं देखा, तो उन्हें एग्ज़ाम में वो जो एक एंजाइटी प्रेशर झेलना होता है वो नहीं झेल पाए और इसीलिए शायद उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा पाया। कई बच्चे जो ऐसे टॉपर थे उनका JRF नहीं हो पाया। तो ये गलती आपके साथ ना हो, और ये अगर आप टॉपर रह रहे हैं तो आपको कैसे अभी भी इससे सीखना है, इसको या कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप पूछते हैं सर क्या इस टेस्ट सीरीज़ में नहीं हो रहा तो क्या टेस्ट सीरीज़ दूँ ही मत या अगली टेस्ट सीरीज़ लूँ? तो देखिए मैं आपको ये कहूँगा आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप कोई भी 2-2, 3-3 कंटेंट को फॉलो ना करें, आप सिंगल कंटेंट को फॉलो करें। आप XYZ किसी भी कोचिंग से हों उस कोचिंग को ही फॉलो करें, उसी के कंटेंट को फॉलो करें, उसी की टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करें और उसी से ही टेस्ट दें। और साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी देना चाहते तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और 4-5 टाइम्स लगाएं कम से कम, और 2016 से पहले लगाना स्टार्ट करें 22 तक, और उसके बाद आप पीछे जाएं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको टेस्ट सीरीज देनी भी है और नहीं भी देनी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पर 3-4 कंटेंट फॉलो नहीं करने डिफरेंट। टेस्ट सीरीज से सबसे ज़्यादा सीखने के लिए क्या है, तो मैं आपको ये कहूँगा टेस्ट सीरीज से सबसे ज़्यादा सीखने के लिए कि आप गलतियाँ क्या करते हैं उनको सुधारें कैसे, और सेकेंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी मैं कहूँगा 50% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। 3 आवर्स में सारे क्वेश्चनों को देखना और उनसे क्वेश्चनों को चूज़ करना और चूज़ किए हुए क्वेश्चन भी ठीक होना, ये सबसे बड़ी बात है। और यही कई स्टूडेंट है 50% से ऊपर जो फेल हो जाते हैं। मतलब मैंने देखा है आप सब लोग तो पूरे क्वेश्चन ही नहीं देख पाते हैं। कितने लोगों की मुझे मेल आती है पेपर के बाद एकदम ही कि सर पार्ट ए रह गया, पार्ट बी रह गया, ये क्वेश्चन रह गया या वो क्वेश्चन रह गया। मतलब आपके 10 to 15 क्वेश्चन हमेशा ही रह जाते हैं जिसे आप देख ही नहीं पाते। सेकंड, या आपके साथ प्रॉब्लम होती है कि आप चूज़ सही से नहीं कर पाते। सर इतने सारे क्वेश्चन थे, मुझे पता नहीं चला कौन सा चूज़ करना है, कौन सा ठीक है। मैं ऑर्गेनिक ही करने लग गया, मैं फिजिकल करने लग गया, वो लंबा कैलकुलेशन वाला था, तो इस चक्कर में दूसरा क्वेश्चन नहीं हो पाया और जो किया वो भी गलत हो गया। तो देखिए यही चीज़ें जो आपको टेस्ट सीरीज से सीखनी है, आप इसको समझे। टेस्ट सीरीज इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और यही चीज़ें आपको सीखनी है। ये नहीं सीखना कि आपके 100 में से 120 नंबर, वो 200 में से आपके 120 आने चाहिए, 140 आने चाहिए। आपको यही सीखना है कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, आप 3 घंटे में सारे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, सारे क्वेश्चनों में आप उन क्वेश्चनों को चुन पा रहे हैं कि नहीं चुन पा रहे जो आपको आते हैं, और जिन्हें आप चुन रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। यही चीज़ टेस्ट सीरीज से सीखने की है सबसे मेन, और इसे सीखने की कोशिश करें। यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प करती है और यहीं पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हेल्प करते हैं। अगर आप उनसे ही कर रहे हैं तो उन्हें भी ऐसी टेस्ट सीरीज लें और 3 घंटा दें और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें 3 घंटे के अंदर अंदर, और मैं तो कहूँगा 2.5 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि पार्ट ए जनरली होता नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक्स में। नेक्स्ट है, आप बोलते हैं कि सर कोई चैप्टर छोड़ दें या मतलब टेस्ट सीरीज में अभी आपके कम नंबर आ रहे थे फुल टेस्ट छोड़ दे। तो मैं देखिए आपको ये कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल टेस्ट ही हैं रेदर देन आपके ये चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं या छोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं। देखिए फुल टेस्ट में आपको पता लगता है कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, लास्ट तो आपको ओवरऑल मार्क्स ही लाने हैं। ऐसा तो नहीं है आपको सिर्फ ऑर्गेनिक में नंबर लाने या सिर्फ कोऑर्डिनेशन में नंबर लाने या सिर्फ बायोमोलिक्यूल में नंबर लाने।
आपको देखो जो भी मार्क्स लाने हैं, आपने जितना भी पढ़ा है उसको ऐसा एक्यूमुलेट करना है या ऐसा चुनना है कि आपके 110 या 120 बैठ जाएं, जिससे आपका जीआरएफ हो जाए। तो इसीलिए फुल टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन माइनर टेस्ट के। माइनर टेस्ट में अगर आपके कम नंबर आते भी हैं तो आप उन गलतियों से सीखें और फुल टेस्ट की तरफ ज़्यादा प्रिपरेशन करें। ऐसा मत सोचें कि आपके माइनर टेस्ट में बेकार आए तो आपको फुल टेस्ट देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए मानिए जिस चैप्टर में आपको ऐसा लगता हो कि मुझे पूरा आता है, पर CSIR नेट में ऐसा हो सकता है कि उसका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी से भी ना हो, 99% बच्चे से ना हो, तो ऐसे डिसअपॉइंटमेंट शायद आपको एग्जाम में देखने को मिले। और ऐसा भी हो सकता है जिस टेस्ट से आपको लगता था कि आपको कुछ नहीं आता, उससे भी आप क्वेश्चन कर दें वहाँ पे CSIR नेट में। तो इसीलिए फुल टेस्ट आपकी एक ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है, आपका एक पूरा माइंड कैसे काम करता है एग्ज़ाम में वो बताता है। पर आप सिर्फ चैप्टर वाइज और माइनर टेस्ट में ही अगर हार मान जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप उन सब चीज़ों को सीख पाएंगे। तो इसीलिए ओवरऑल परफॉर्मेंस में ध्यान दें और चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करें, और ये बेटर होते होते मुझे लगता है इतनी बेटर हो जाएंगी कि आप आराम से JRF निकाल लेंगे, अपना सपने को पूरे कर पाएंगे जो भी आप इससे करना चाहते हैं नेट से। तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी और आइडिया लग गया होगा कि टेस्ट सीरीज आपको कैसे लेके चलनी है और क्या इससे आप सीख सकते हैं। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।